गांधी जी को आखिर राष्ट्रपिता क्यों कहा जाए और क्यों कहा जाता रहा है? क्या राष्ट्रपिता कहा जाना वो डिजर्व करते हैं या नहीं? कि हार मांस का निर्मित कोई इंसान इस पृथ्वी पर चला होगा? किसी का भी ध्यान नहीं था कि गांव में जो ये 7 लाख देहात हैं उसकी सूद लेने वाला कौन है, और जब तक वहां के लोगों में नेशन कैसे आएगा, वहां के लोगों में नेशन बनने की भावना कैसे आएगी। गांव के लोगों के लिए गांधी ही राष्ट्र थे। इसके इतर वो राष्ट्रवाद का ना तो कुछ अर्थ जानते थे, ना राष्ट्रवाद की परिभाषा जानते थे कि वो स्त्री किए हुए कपड़े पहने हुए, सूट और नेकटाई लगाए हुए बस कांग्रेस पंडाल और ड्राइंग रूम में बैठकर पॉलिटिक्स करते थे। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि राष्ट्रपिता शब्द गांधी जी के लिए थोड़ा छोटा हो जाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आज गांधी जी की 156th बर्थडे पूरा नेशन मना रहा। इससे पहले भी जब भी बर्थडे मनाया गया, मैंने अपनी तरफ से गांधी जी के इस जन्मदिन के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की है और हमेशा उस महान आत्मा को याद किया है। वो कैसा शुभ दिन था जब वह राष्ट्र के एक उपहार के रूप में आए थे। राष्ट्र कहना तो शायद छोटापन होगा पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि शायद ही आने वाली पीढ़ी कभी विश्वास करे कि हार मांस का निर्मित कोई इंसान इस पृथ्वी पर चला होगा। देखिए मैं स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स कि मैंने गांधी जी के व्यक्तित्व के और उपलब्धियों के विभिन्न पहलुओं पर आपसे चर्चा की है, पहले भी की है। मैंने इस बात पर चर्चा की है कि गांधी जी कैसे विशिष्ट थे अपने युग में, कैसे जो बाकी लीडर्स थे उनसे गांधी जी अलग थे। हमारे नेशनल मूवमेंट में किस तरह से उनकी जो स्ट्रेटेजी थी वो विशिष्ट थी। उन्होंने कैसे आज़ादी की इस लड़ाई में अपनी लेगेसी छोड़ी। हमने इस बात पर जिक्र भी किया कि हमारे इस नए जनरेशन को गांधी जी को क्यों जानना चाहिए। इन तमाम चीज़ों पर मैं चर्चा कर चुका हूँ, इसलिए आज मैं एक नया मुद्दा आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि वाई शुड गांधी बी कैरेक्टराइज एज द फादर ऑफ द नेशन। गांधी जी को आखिर राष्ट्रपिता क्यों कहा जाए और क्यों कहा जाता रहा है? क्या राष्ट्रपिता कहा जाना वो डिजर्व करते हैं या नहीं? विशेषकर इसलिए कि मैं स्टूडेंट्स थोड़ा दिल में कई बार दर्द उठता है जब मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया पर गांधी जी के बारे में बहुत कुछ असम्मानजनक बातें लिखी होती है। तो मुझे लगता है कि शायद इस जनरेशन को गांधी जी के बारे में थोड़ा और जानना चाहिए। देखिए, जहां तक व्यक्तित्व का सवाल है, तो अगर एक बार हम गांधी जी को ईश्वर या संत मान लेते हैं तो हमारी अपेक्षाएं काफी बढ़ जाती है। हम उन्हें एक महान इंसान माने, एक महान राजनेता माने, जिन्होंने अपने लाइफ में एक आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और लड़ी ही नहीं, कई दशकों तक उसे लीड किया, कई तरह की नीतियां अपनाई, कई तरह के कार्यक्रम अपनाए, कई तरह के राजनीतिक निर्णय लिए, कई तरह के सामाजिक निर्णय लिए। उन निर्णयों में इंसान से और एक राजनीतिक नेता से चूक होना स्वाभाविक है, नंबर 1। नंबर 2, जब हम सोशल साइंस पढ़ते हैं तो हर चीज़ का एक पर्सपेक्टिव नहीं, कई पर्सपेक्टिव्स होते हैं। एक टीचर के रूप में जब मैं क्लास में जाता हूं तो गांधीज़म का लिमिटेशंस भी बताता हूं। गांधी जी ने किन समस्याओं का समाधान नहीं किया उसकी भी चर्चा करता हूं। लेकिन बावजूद इसके हमें इस बात का लोहा तो मानना ही पड़ता है कि जिन क्षेत्रों में उनका अचीवमेंट्स है वह रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। अब देखिए, अब आते हैं हम सीधे मुद्दे पर। फादर ऑफ द नेशन। फादर ऑफ द नेशन बनने के लिए पहले नेशन का होना आवश्यक है। तो आप कहेंगे क्या गांधी जी नहीं होते तो नेशन नहीं होता? मैं ऐसा नहीं कर रहा, मैं आपको ये बता रहा कि देखिए, पहले हम लोग इसको समझ ले कि नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट कहां से आया। तो हम अभी राष्ट्रवाद के बाकी विवादों में उलझना नहीं चाहूंगा। मैं मोटे तौर पर कहना चाहूंगा कि जो टर्म नेशनलिज्म है, वो टर्म नेशनलिज्म और नेशनलिज्म का जो मॉडल यूरोपीय लोगों ने जो डेवलप किया,
और यूरोपीय लोगों ने एक बार जब इसको डेवलप किया तो दुनिया में बाकी जगहों पर इसके मॉडल को अपने अपने तरीके से अपनाया गया। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जेहन में यूरोपीय मॉडल रहा है। जैसे जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, फ्रांस की क्रांति हुई, तो फ्रांस की क्रांति के बाद या फ्रांस की क्रांति के कंटेक्स्ट में उससे पहले अमेरिकी क्रांति भी हुई थी। उसमें अमेरिकी क्रांति का भी योगदान रहा था, लेकिन फ्रांस की क्रांति का ग्रेटर योगदान रहा क्योंकि फ्रांस की क्रांति के मध्य रूसो की विचारधारा, जिसने एक सामान्य इच्छा की अवधारणा दी थी, जनरल विल की अवधारणा दी थी, उस कॉन्सेप्ट के आधार पर पहली बार जन इच्छा पर आधारित एक राष्ट्र की अवधारणा विकसित हुई। अब इसमें आप कहेंगे भाई देश और राष्ट्र में क्या फर्क था, तो देश और राष्ट्र में यूरोपियन मॉडल की बात कर रहा हूं, यूरोपियन मॉडल की बात कर रहा हूं। पहले ही मैं अपना पक्ष आपको स्पष्ट कर रहा हूं। यूरोपियन मॉडल में नेशन का मतलब लगाया गया अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू, मतलब किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोगों में एक होने की भावना का विकास। उस एक होने की भावना का विकास क्यों और कैसे? तो एक समय था जबकि हम 18th सेंचुरी के यूरोप को ही लेते हैं, तो 18th सेंचुरी का यूरोप विभाजित था। इसमें अलग अलग स्टेक होल्डर्स थे, वो विभाजित था, डिवाइडेड था, विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग में, विशेषाधिकार विहीन वर्ग में। लेकिन जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो फिर नागरिक का कॉन्सेप्ट आया, नागरिक, सिटीजन, और ये फ्यूडलिज्म का एंड हुआ और उस तरह से यानी सामंतवाद का अंत हुआ। और जो पहले कुलीन, पादरी और जनसामान्य यानी क्लर्जी, एरिस्टोक्रेसी एंड द कॉमन पीपल के बीच का जो डिवीजन था वो टूट गया और लोगों में एक होने की भावना आई। अब इसी नेशनलिज्म के मॉडल को लेकर हमारे राष्ट्रवादी या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता पहले आगे बढ़े थे। ठीक है, उग्रवादियों ने फिर अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति से भी लेने की कोशिश की थी, लेकिन जेहन में कहीं ना कहीं हमारे जेहन में यूरोपियन मॉडल ऑफ नेशन रहा था। अब सवाल यह खड़ा होता है कि गांधी जी के आगमन से पहले वो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट इंडिया में आ चुका था, लेकिन नेशनलिज्म का मतलब क्या था? जो भारत में जो राष्ट्र या राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था वह केवल नगरीय बुद्धिजीवी, नगरीय कुलीन और नगरीय मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी और पूंजीपति को लेकर राष्ट्र की संकल्पना विकसित हो रही थी। किसी का भी ध्यान नहीं था कि गांव में जो ये 7 लाख देहात हैं उसकी सूद लेने वाला कौन है, और जब तक वहां के लोगों में नेशन कैसे आएगा, वहां के लोगों में नेशन बनने की भावना कैसे आएगी। तो क्योंकि जब तक वहां के लोगों तक राष्ट्र की भावना नहीं पहुंचेगी, राष्ट्र की भावना अब अगर हम यूरोपियन तरीके से उसको पहुंचाएंगे कि भाई उनको बताएंगे, रूसो की विचारधारा समझाने का प्रयत्न करेंगे, उनको उदारवादी विचारधारा समझाने का प्रयत्न करेंगे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का टेक्निकल अर्थ बताना शुरू करेंगे, तो बेचारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग, जहां देश की साक्षरता हमें लगता है गांधी जी के आगमन के समय 10% से ज्यादा नहीं रही होगी और वो शहरी बुद्धिजीवियों तक ही सीमित थी, तो गांव वाले उस राष्ट्र को कैसे समझेंगे? तो गांव तक तो राष्ट्र जाने का कोई साधन ही नहीं था। आप एक भी नेता हमें बता दीजिए जो नेता गांव में जाकर और गांव में जाकर प्रचार करने के लिए तैयार हो। जैसे आप गांधी जी से पहले देखिए, तो गांधी जी से पहले जो आपको एक्टिव लीडर्स दिख रहे हैं जो इंडिया में थे, तो खैर मॉडरेट लीडर्स की तो बात छोड़ दीजिए, जैसे दादा भाई नौरोजी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, फिरोज शाह मेहता थे, पी आनंद चार्लू थे, डोंट टॉक अबाउट देम, वो मॉडरेट लीडर्स थे, उनको एक साइड रखते हैं। उनके बारे में कहा ही जाता है कि वो इस्त्री किए हुए कपड़े पहने हुए, सूट और नेकटाई लगाए हुए, बस कांग्रेस पंडाल और ड्राइंग रूम में बैठकर पॉलिटिक्स करते थे। जब उग्रवादी आए, अरविंद घोष आए, बिपिन चंद्र पाल आए और बाल गंगाधर तिलक आए, लाला लाजपत राय आए, जिनको उग्रवादी नेता कहते हैं, तो क्या वो गांव में जाने के लिए तैयार थे? इनसे इतर क्रांतिकारी हैं, तो क्रांतिकारी तो गुप्त संगठन बनाकर काम करते थे। अब उस दूसरी पीढ़ी के गांधी जी के बाद भी जो लीडर्स आ रहे हैं, अब लॉयर्स हैं, जैसे चित्तरंजन दास हैं, वल्लभ भाई पटेल हैं। वल्लभ भाई पटेल गांव का आदमी थे,
लेकिन थे तो एक वो भी अर्बन, एक लॉयर गांधी जी की तरह। उनके दिमाग में भी गांव में जाने का आइडिया नहीं था। पंडित नेहरू को गांव में जाने का आइडिया नहीं। हालांकि जब इंडिया में आए थे तो उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया था, तो प्रतापगढ़ के किसानों से उन्होंने कम्युनिकेशन किया था, और उनका जो कम्युनिकेशन था वो प्रतापगढ़ के किसानों के साथ हुआ था। लेकिन पंडित नेहरू भी गांव में जाने की बात तो दूर दूर तक नहीं सोच सकते थे। और तो और छोड़िए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो दलित वर्ग के इतने महान नेता हैं, उन्होंने भी गांव में जाने की बात नहीं सोची थी। वो भी विधानसभा में बैठकर ही, ड्राइंग रूम में बैठकर ही पॉलिटिक्स कर रहे थे। तो गांव में कौन पहुंचाता इस राष्ट्र की भावना को? और फिर गांव में अगर राष्ट्र की भावना को आप भाषणों के माध्यम से पहुंचाना चाहते, अगर आप उनको टेक्निकल संवैधानिक शब्दों में पहुंचाना चाहते, अगर उनको आप स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का बृहत अर्थ बताना चाहते, तो गांव वाले वो नहीं समझते। समझने का प्रश्न ही नहीं था। उपाय क्या था? अब गांधी जी गांव में गए। भाई कैसे? तो गांव गांव घूम के रचनात्मक ग्रामीण कार्यक्रम चलाया। तो कैसे? तो ऐसा करिए क्योंकि गांव वाले वही भाषा समझे। चलिए हम लोग सड़कों की सफाई करते हैं। तो सड़कों की सफाई हुई। प्रभात फेरी इन द मॉर्निंग स्लोगन शाउटिंग। प्रभात फेरी में क्या होता? कुछ नहीं है, बस भारत माता की जय नारेबाजी करते हुए और गांव के लोगों को एकत्रित किए हुए सुबह सुबह, और फिर उसको सड़कों की सफाई शुरू हो गई। अब लोगों को ट्रेंड किया जा रहा है चरखा में सूत की कताई के लिए। महिलाएं भी कपड़े की बुनाई और सूत की कताई कर रही कि हम लोग अपना सिर्फ कपड़ा पहुंचेंगे, आत्मनिर्भरता। और उसके बाद ग्राम पंचायत का गठन हो रहा है कि देखो भाई, न्यायालय में किन्हीं किन्हीं को जाने की जरूरत नहीं है। ब्रिटिश न्यायालय में हम खुद अपना गांव के छोटे मोटे झगड़े हम खुद निपटाएंगे। छुआछूत विरोध नहीं, देखो भाई, छुआछूत नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, हम सभी बिरादर हैं। अब सवाल ये उठता है कि गांव में यही जो गांव के लोग गांधी जी को जानते थे, गांव के लोगों के लिए गांधी ही राष्ट्र थे। इसके इतर वो राष्ट्रवाद का ना तो कुछ अर्थ जानते थे, ना राष्ट्रवाद की परिभाषा जानते थे, न संविधानवाद की टेक्निकलिटी को जानते थे। लेकिन वो इतना जानते थे, उनमें राजनीतिक जागृति आ रही थी, वो राष्ट्र को पहचानने लगे थे, गांधी जी के व्यक्तित्व में उसे देखने लगे थे, और उन्हें कुछ कुछ अब आगे स्वतंत्र होने की खुशबू महसूस सी होने लगी थी। तो ऐसा करते हुए हम कहते हैं कि लाखों गांवों को गांधी जी ने कांग्रेस की राजनीति से जोड़ा। देखिए, हम अपने ग्रैंडफादर के जनरेशन की बात करते हैं, ग्रैंडफादर की, और उस समय गांधी जी का नाम और चर्चा करके वो रोने लगते थे, क्योंकि उन लोगों ने गांधी जी को जीवंत अनुभव किया था। जब नेशनल मूवमेंट अपनी पराकाष्ठा पर था, उस समय उनका माइंड एक्टिव था, वो यूथ थे, वो देख रहे थे, सोच रहे थे, समझ रहे थे। जब मेरे पिताजी का जनरेशन आया तो मेरे पिताजी 1935 बॉर्न थे, मैंने हैं, और वे स्वतंत्रता जब अंग्रेजी ले रहे थी तो छोटे थे। लेकिन गांधी जी का जो डेथ हुआ था और घर घर में खाना नहीं बना था, जो उनका असैसिनेशन हुआ था, तो उनकी जेहन में है, कभी कभी ये बात हमसे शेयर करते। आप समझ सकते हैं कि 48 में उनकी उम्र कितनी रही होगी। तो आप समझ सकते हैं कि आप 48 में मतलब कि लगभग उनकी 13 वर्ष की उम्र रही होगी। लेकिन उनके मेमोरी में तो बहुत अच्छे ढंग से है कि भाई घर में खाना नहीं बना था, घर में बेचैनी थी, लोग रो रहे थे। तो ये उनके जनरेशन की बात है। जब हमारे जनरेशन में आए तो हम तीसरी पीढ़ी थे। हमारी पहली पीढ़ी ने गांधी जी को अनुभव किया था, जो गांधी जी के संघर्ष को देखा था। दूसरी पीढ़ी ने गांधी जी को अपनी स्मृति में उनकी विदाई दी। हम तीसरी पीढ़ी थे जो ऊपर की दोनों पीढ़ी से कहानी सुन चुके थे। लेकिन हमारे बाद जो हमारी पीढ़ी आई है वो किताबों में पढ़ती है।
तो हमें याद है जब मैं बचपन में था, मेरी स्मृति में है, मैं ये 1977 के चुनाव की बात कर रहा हूं, 65 बॉर्न में था, 1965। तो मेरा जो एज है, उस समय मैं भी बहुत छोटा था लेकिन बातों को समझ रहा था। जब चुनाव हो रहा था और घर में चहलकदमी थी, इंदिरा गांधी का इमरजेंसी आ चुका था, एक एंटी इंदिरा लहर चल रही थी, घर में पिताजी और बाकी लोग एकदम इस बात के लिए आमादा थे कि इस बार किसी तरह से इंदिरा गांधी से मुक्ति पानी है राष्ट्र को। और जनता पार्टी, एक पार्टी गठित हुई थी, मोरारजी देसाई उसके नेता के रूप में, अलग ही नेता चौधरी चरण सिंह भी थे, और हम लोगों की कॉन्स्टिट्यूंसी में कर्पूरी ठाकुर थे जिनको अब भारत रत्न मिल चुका है। तो लोगों में एक उत्साह था कि हम जनता पार्टी को वोट दें। लेकिन हमारे जो दादाजी के जनरेशन थे, उसमें दादाजी जीवित थे हमारे, और उनके जनरेशन में उनके बहुत सारे बुजुर्ग मित्र जीवित थे। तो इन सब को बूथ पर ले जाके जनता पार्टी की चुनाव चिन्ह पर मुहर लगवानी थी, तो उसके लिए उनको ले जाना दिया जा रहा था। तो हमें याद है कि उस जनरेशन को, मेरे दादाजी के जनरेशन को, उनकी पीढ़ी को कन्विंस करने के लिए लोगों ने एड़ी चोटी का पसीना एक कर दिया। हम लोग सुन रहे थे, मेरे पिताजी के जनरेशन ने, खुद मेरे पिताजी ने भी बहुत पैरोकारी की दादाजी को समझाने के लिए कि आप कांग्रेस को इस बार मुहर नहीं लगाएंगे, आप जनता पार्टी में वोट देंगे। वो साफ कहते थे कि नहीं, हम गांधी जी को जानते हैं और गांधी जी के बाद नेहरू को जानते हैं, तो लोग नेहरू को भी गांधी जी के कारण से जानने लगे, और हम आज तक उन्हीं को वोट देते आए हैं, तो कुछ भी हो जाए हम वोट उन्हीं को देंगे। और हमारे ग्रैंडफादर के जनरेशन ने उन्हीं को वोट दिया। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि इंदिरा गांधी के नाम के पीछे गांधी लगा हुआ था, यही उसके लिए बहुत बड़ी सेफ्टी थी, उनके लिए बहुत बड़ी सेफ्टी थी। तो मैं आपको यह कहना चाहता कि राष्ट्र की संकल्पना अगर सही मायने में आप कहें, भारत को राष्ट्र बनाने में, तो गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है। अगर राष्ट्र ही नहीं होता तो राष्ट्रपिता कैसे? जब 1947 में आजादी मिली, आज अगर मैं किसी को कहूं तो समझेंगे भाई गांधी जी भाई ने, वैसे भी मुझे लोग ऐसा समझते हैं प्राय कि भाई गांधी जी को कुछ ज़्यादा फेवर करते हैं, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। गांधी जी की कई इस तरह की कमियां थी, जैसे आर्थिक मोर्चे पर उनके विचार थे, या उन्होंने सामाजिक समस्याओं का, जाति व्यवस्था का जो समाधान प्रस्तुत किया, उसे मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। मैं ऐसा नहीं कहूँगा पूरी तरह असहमत हूँ, कई बातों में सहमत हूँ, कई बातों में सहमत हूँ। जैसे वो ये कहते थे कि भाई ये जो छुआछूत जैसी बीमारी है या निम्न जाति के उत्थान का प्रश्न है, वो एक सामाजिक मुद्दा भी है, केवल आर्थिक मुद्दा नहीं है। तो मैं यहाँ पर गांधी जी से सहमत हूँ कि ये सामाजिक मुद्दा भी है, और असहमत हूँ कि आर्थिक मुद्दा नहीं है, इससे असहमत हूँ। मतलब ये आर्थिक मुद्दा भी है और सामाजिक मुद्दा भी है। तो मैं एक पॉइंट पर असहमत हूँ, एक पॉइंट पर सहमत हूँ, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर भी जो समाधान दे रहे थे, और जो समाधान दिया डॉक्टर अंबेडकर का समाधान चला मेनली कि भाई दलित वर्ग को, जिनको एससी का दर्जा दिया गया था, उनको आरक्षण दिया जाए, वो पिछड़ेपन से मुक्त होंगे, उनकी स्थिति अच्छी होगी, सामाजिक स्थिति। गांधी जी आरक्षण के खिलाफ तो कहते थे कि इससे जो विभाजन है, वो विभाजन बहुत सामाजिक विभाजन परपेचुएट कर जाएगा, अस्थाई बन जाएगा। खैर, गांधी जी का अपना वहाँ परसेप्शन था। ऐसा देखा गया कि यह आरक्षण इस समस्या का समाधान कर नहीं पाया। लेकिन गांधी जी जो समाधान दे रहे थे कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, उसको भी हम तार्किक नहीं मानते हैं। दूसरी बात है कि डॉक्टर अंबेडकर यह कहते थे कि आर्थिक पुनर्वितरण होना चाहिए, मतलब कि जब तक वो निर्धन दलित वर्ग को
आरक्षण नहीं मिलेगा और जब तक उनकी अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं होगी तब तक हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि दलित वर्ग की दशा अच्छी होगी। लेकिन हम अपने दर्शकों को याद दिलाना चाहेंगे, क्योंकि यह जो लेक्चर होता है ये फ्रीलांस होता है, इसमें तो हम कहीं बहुत जगह से रेफरेंस लेकर आपको बता सकते हैं, हालांकि आपको उस जगह पर थोड़ा स्मरण करके पीछे जाना होगा, क्योंकि हम मानकर चलते हैं हमारे दर्शक, हमारे ऑडियंस काफी प्रबुद्ध हैं, कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक पुनर्वितरण की बात तो करते हैं, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर यह नहीं बताते कि वो आर्थिक पुनर्वितरण होगा कैसे, क्योंकि कम्युनिस्टों से उनका तालमेल नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर भी पंडित नेहरू की तरह पश्चिम के संविधान और व्यक्ति की स्वतंत्रता का बहुत आदर करते हैं। वो इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करते हैं। उन्होंने जो भारत में समानता की बात की, एक बात मैं आपको बताऊं कि समाजवाद शब्द का विरोध करने वाले, जो प्रस्तावना में समाजवाद शब्द नहीं होना चाहिए, उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी थे। तो कहीं ना कहीं उनके जीवन में समाजवाद का अर्थ रूसी समाजवाद था, जहां बल प्रयोग के माध्यम से आर्थिक पुनर्वितरण किया जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी तो आर्थिक पुनर्वितरण का कोई समाधान नहीं दे रहे थे। बच गई बात आरक्षण की, जो हुआ ही विधानमंडल में हुआ और जो जॉब में हुआ। गांधी जी कहते थे कि नहीं, जब तक सामाजिक आंदोलन नहीं चलेगा, जब तक एक सामाजिक माहौल नहीं बनेगा, जब तक उच्च वर्ग के लोग इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे और वो इस बात को आगे बढ़कर जब तक वो उत्साह नहीं दिखाएंगे तो ये काम नहीं होगा। तो उच्च वर्ग के लोगों को गांधी जी ने मनाने की कोशिश की, गांव गांव में जाके हरिजन उद्धार कार्यक्रम नाम दिया कि भाई आप इनके हाथ का पानी पीजिए, आप इनको अपनाइए, आपके बिरादर हैं। तो देखिए एक बात बताइए, सोशल साइंस है, सामाजिक विज्ञान है, कोई एक सर्वमान्य विचार तो हो नहीं सकता। आप मेरे विचार से मतभेद रख सकते हैं और आपकी इस मतभेद का स्वागत है, लेकिन जरा आप हमें यह बताइए कि जो सती प्रथा उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह, और उनको भी छोड़िए, अभी वर्तमान में दहेज प्रथा जो एंटी डॉरी एक्ट है 1969 से लागू है, लेकिन हमारी सोसाइटी से डॉरी सिस्टम हटा नहीं। क्यों? क्योंकि इट नीडेड सम सॉर्ट ऑफ सोशल मूवमेंट। सती प्रथा उन्मूलन कब हुआ? विधवा पुनर्विवाह उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह के लिए कानून बनाए गए, बट द लीगल प्रोविजंस आर नॉट सफिशिएंट। इट नीड्स टू डेवलप अ सोशल क्लाइमेट फॉर दैट, अ सोशल मेंटल क्लाइमेट, मेंटल एंड सोशल क्लाइमेट। जब तक हम मानसिक और सामाजिक रूप से हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तब तक केवल कानून से नहीं होता है। तो गांधी जी जो गांव गांव जाकर जो एक हरिजन उद्धार कार्यक्रम चलाया, उसका भी अपना महत्व है, उसको भी हम दरकिनार नहीं कर सकते। हम उसको यूटोपियन, अति आदर्शवादी मानकर समाप्त नहीं कर सकते। फिर एक बात बताइए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक महान व्यक्तित्व है। मुझे तो लगता है कि उससे ज्यादा क्वालिफाइड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कोई नहीं था। दो दुनिया के दो बड़े यूनिवर्सिटी से वो अपने पीएचडी डिग्री होल्ड करते थे, ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन आप हमें ये बताइए, मैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात नहीं कर रहा हूं जो 2001 में देख रहे हैं, जिनकी लेगेसी के लिए सारी पॉलिटिकल पार्टी टकरा रही है, सारी पॉलिटिकल पार्टी आज टकरा रही है। सभी डॉक्टर अंबेडकर को अपनाने के लिए तैयार है, सभी एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर मेरा तो डॉक्टर अंबेडकर मेरा। लेकिन जरा गौर करके देखिए कि 1947-48 का या 1950 जिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो डॉक्टर अंबेडकर जिस समय नहीं गए थे, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन होने के बाद भी जब उन्होंने भारत का चुनाव लड़ा तो पहले चुनाव में वो हार गए। यानी दलित वर्ग के लोग भी, यानी अनुसूचित जाति के लोग भी उस समय तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नहीं पहचान पाए थे। वो गांधी जी को ज्यादा जानते थे। क्यों? क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर बंद कमरे में और ड्राइंग रूम में बैठ के, यानी वो ही वॉज बेसिकली एन इंटेलेक्चुअल, अ थिंकर,
एंड गांधी जी वॉज अ पब्लिक एक्टिविस्ट। वो लाठी टेकते हुए जाके दलितों की बस्ती में घूमे, भंगियों की बस्ती में घूमे, जाके उनको मतलब जो निम्न जाति की बस्तियों में घूमे, और जाके गांधी जी ने घर घर में जागृति फैलाई, अपनाया, और उसके लिए एक मेंटल क्लाइमेट का निर्माण किया। छुआछूत जैसी रोग है, उससे सच्ची लड़ाई गांधी जी ने लड़ी। और इससे पहले भी बहुत सारे सुधारक हमारे यहाँ राजा राम मोहन राय से लेकर दयानंद सरस्वती तक थे, लेकिन कॉमन पीपल के बीच जाकर किसी ने आज तक काम नहीं किया था जो गांधी जी ने किया। सभी ने सिर्फ बौद्धिक स्तर पर उसका विरोध किया था। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि गांधी जी यूटोपियन केवल आदर्शवादी थे, रियल जीवन में इसका महत्व है। तो पहले अब आते हैं उस मुख्य बिंदु पर कि राष्ट्र बना, गांधी जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया। अगर भारत प्रजातंत्र, हम ये नहीं कहते, डेमोक्रेसी हमारी पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वल्लभ भाई पटेल सभी की इच्छा थी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी हमारा आदर्श था, डेमोक्रेसी हमारा आदर्श था, और हम डेमोक्रेसी के इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते थे। डेमोक्रेसी अगर गांधी जी नहीं भी होते तो अभी हमारे नेता अपने संविधान में एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की ही बात करते। लेकिन अगर डेमोक्रेसी हमारी सफल हुई तो इसलिए हुई कि गांव गांव तक स्वतंत्रता से पहले लोगों में राजनीतिक जागृति आ चुकी थी। अगर हमारे संविधान में संवैधानिक नैतिकता आई तो संवैधानिक नैतिकता, जैसा कि स्वयं राजमोहन गांधी भी इस बात को मानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो एक सहमति पर आधारित राजनीति है, उसको गांधी जी ने हमेशा प्रोत्साहन दिया, और एक तरह से कम हिंसा की बात उन्होंने की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी मानते हैं स्वतंत्रता, समानता और बिरादरी। आप देखिए 25 मार्च 1949 को, यानी कॉन्स्टिट्यूशन डे के एक दिन पहले, जब डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्र को कॉन्स्टिट्यूशन समर्पित करने वाले थे, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, तो उन्होंने 25 मार्च को एक स्पीच दिया था। उन्होंने कहा था कि देखिए, स्वतंत्रता इंपॉर्टेंट है, समानता इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्वतंत्रता और समानता की रक्षा के लिए एक एक पुलिस वाले की आवश्यकता होगी। अगर बिरादरी उसको स्वीकृति नहीं देती है तो गांधी जी ने छुआछूत जैसी बीमारी को दूर करने के लिए बिरादरी का सहयोग लेने के लिए गांव में गए। तो क्या यह व्यावहारिक कदम नहीं था? क्योंकि हम अगर कानून बना दें, हमने अनुच्छेद 17 फंडामेंटल राइट्स में हर ढंग से अनटचेबिलिटी को हमने बैन किया, बाद में 1955 में एक्ट भी बनाया, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान से अनटचेबिलिटी नहीं गई। और जो भी थोड़ा बहुत अगर समझदारी आई और थोड़ा बहुत लोगों में जागृति आई और आक्रोश कम हुआ, तो कम से कम माहौल बनाने में गांधी जी ने कुछ तो भूमिका निभाई। जहां तक इफेक्टिव रहने का सवाल है तो बहुत समय तक तो इफेक्टिव नहीं रहा, क्योंकि बहुत समय तक वो काम भी नहीं कर पाए। तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि सबसे पहली बात है कि स्वतंत्रता के विचार को, राष्ट्र के विचार को गांव तक पहुंचाने का काम गांधी जी ने किया, तो राष्ट्रपिता शब्द उनके लिए अनुचित नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 कि उनको राष्ट्रपिता किसने कहा, यह भी स्मरण रखने की आवश्यकता है। उनको राष्ट्रपिता या फादर ऑफ द नेशन के नाम से संबोधित करते हैं सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस जब उन्होंने जापान से के रेडियो से, टोक्यो रेडियो से जब उन्होंने संबोधित किया कि द फादर ऑफ द नेशन, आवर लास्ट बैटल फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड एंड वी नीड ब्लेसिंग्स फ्रॉम यू। हमारे राष्ट्रपिता, स्वतंत्रता के लिए हमारा अंतिम संघर्ष शुरू हो गया है और इसमें हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। अब एक चीज बताइए
कि सुभाष चंद्र बोस उनको फादर ऑफ नेशन कहते हैं, जो उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहे हैं। और उन्हें और गांधी जी को लेकर आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होगी। तो फादर ऑफ द नेशन गांधी जी को क्यों कहना पड़ा सुभाष को 1944 में, जबकि गांधी जी के विचारों से वो बिल्कुल असहमत थे। गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन जैसी चीजों में उनको रुचि नहीं थी और उसको अवहेलना करके वो निकल चुके थे देश से बाहर, और जाकर वो अपनी आजाद हिंद फौज के लिए काम कर रहे थे। क्या वजह हो सकती है, सोचिए जरा। वैसे तो देखिए, सोशल साइंस में कोई भी अंतिम व्याख्या नहीं, ये व्याख्या जो मैं बता रहा हूं अंतिम नहीं, लेकिन एक व्याख्या यह कहती है कि सुभाष को लगता था कि वो आजाद हिंद फौज को लेकर जब भारत की सीमा पर आएंगे तो फौज ही भारत की आजादी के लिए काफी नहीं होगी, बल्कि उस समय एक जन आंदोलन होना चाहिए इस आजाद हिंद फौज के फेवर में, और ब्रिटिश के ऊपर इधर जन आंदोलन का दबाव पड़े, उधर से बाहरी सेना का दबाव पड़े, और फिर ब्रिटिश भारत छोड़ने के लिए विवश हो। लेकिन वो जन आंदोलन लाएगा कौन सिवा गांधी के? भारत की जनता पर इतनी पैठ किसकी थी? आज मान लीजिए कोई कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी हो, हिंदू महासभा हो, सावरकर जैसे नेता हो, सभी तो थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी कार्य कर रहे थे, जिनको भी गांधी जी के समकालीन सभी थे। लेकिन क्या कॉमन पीपल पर किन्हीं को ग्रिप था, इतनी पकड़ थी, इतना प्रभाव था? तो कुछ तो बात गांधी जी में थी, इतना क्रेडिट तो हमें देना पड़ेगा। तो मतलब यह है कि सुभाष के मन में कहीं ना कहीं यह विचार था कि अगर जन आंदोलन गांधी जी खड़ा करेंगे और आजाद हिंद फौज और जन आंदोलन दोनों जब मिल जाएंगे तो देश को आजादी मिल सकती है। तो यह एक व्याख्या है राष्ट्रपिता कहे जाने की। अब देखिए, अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि राष्ट्रपिता शब्द गांधी जी के लिए थोड़ा छोटा हो जाता है, क्योंकि गांधी जी के समकक्ष दुनिया में देखेंगे तो राष्ट्रपिता कहे जाने वाले और भी नेता हैं। जैसे अतातुर्क की उपाधि मिली थी मुस्तफा कमाल पाशा को, जिसने तुर्की का कायाकल्प कर दिया। उसी प्रकार से जिन्ना को भी कायदे आजम जिन्ना कहा जाता है। वो एक तरह से पाकिस्तान के राष्ट्रपिता ही हैं, भले ही राष्ट्रपिता कहा जाए या ना। फिर नेल्सन मंडेला को माना जाए तो साउथ अफ्रीका में राष्ट्रपिता की पदवी ना हो, लेकिन वो भी हैं। परंतु इन सब की लेगेसी केवल अपने अपने राष्ट्र तक सीमित है। गांधी जी के आप कह सकते हो, जब बर्थडे को जब इंटरनेशनल पीस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, तो गांधी जी एक ऐसे लीडर हैं जो केवल इंडिया के लिए नहीं है, पूरे वर्ल्ड के लिए। और पूरे वर्ल्ड के शोषित वंचित गांधी जी को याद करते हैं। पूरे वर्ल्ड के शोषित वंचित मुस्तफा कमाल पाशा को याद नहीं करते, नेल्सन मंडेला को याद नहीं करते, कायदे आजम जिन्ना को याद नहीं करते, गांधी जी को याद करते हैं। क्यों? क्योंकि गांधी जी का जो व्यक्तित्व और उनकी उपलब्धियां हैं, उनकी जो सत्याग्रह और अहिंसा की अवधारणा है, उनकी जो सोच है, उनके जो विचार हैं, वह राष्ट्र की सीमा में बंधी हुई नहीं है। उस दुनिया के सभी शोषित वंचित इंसानों के लिए वह एक कारगर दवा है। सेकेंड वन बात मैं ये कहना चाहूंगा कि बाकी जितने भी लीडर्स हैं, उनके जो विचार हैं वो अपने युग के लिए। जैसे अब हमने नेल्सन मंडेला कहा, या आप जाम्बिया के आप केनेथ कोंडा को ही लें, साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला को लें, उन सब के विचार अपने युग के हैं। गांधी जी का विचार देश और देशातीत एवं कालातीत है, समय की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। इसलिए मैं आपको बताऊं, एक बुक में आपको बताता हूं, पहले भी शायद मैंने इसका रेफरेंस दिया होगा। जैसे ये हैं लॉयड रुडोल्फ हैं और सुसेन रुडोल्फ हैं, दो हिस्टोरियन हैं, वाइफ हस्बैंड है संभवतः।
तो इन दोनों ने लिखा है पोस्ट मॉडर्न गांधी, ये बुक रूडोल्फ ऑथर हैं, उन्होंने लिखा हुआ है। तो इसमें इन्होंने कहा कि गांधी जी ने वो समस्या उठाई जिसको आज पोस्ट मॉडर्निस्ट, जैसे देखिए आधुनिक गांधी जी तो आधुनिक युग में पैदा हुए, उन्होंने जो समस्या उठाई दैट वाज पोस्ट मॉडर्निस्ट, मतलब कि उत्तर आधुनिकतावादी समस्या उठाई। जैसे उस समय उन्होंने पर्यावरण का नाम नहीं लिया, लेकिन पर्यावरण संकट की तरफ संकेत किया। आप याद करिए उनके स्टेटमेंट को कि हमारे पास हमारी आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन हमारी लालच को पूरा करने के लिए नहीं। मतलब कि अगर ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज करेंगे तो पर्यावरण जवाब दे जाएगा। दिस वाज द परसेप्शन। एंड द सेकेंड वन परसेप्शन गांधी जी का क्या था कि उन्होंने उस समय मशीनीकरण, उस समय औद्योगिकरण, उस समय पूंजीवाद की बुराई को गिनाया था, जिस समय पूंजीवाद को लोग मुक्तिदाता के रूप में देख रहे थे। और पंडित नेहरू उसी पूंजीवादी मॉडल पर भारत का कायाकल्प करना चाहते थे। उस समय गांधी जी मशीनीकरण का, पूंजीवाद का, प्रतिस्पर्धा का, कंपटीशन का, मतलब उन्होंने वेस्टर्न कल्चर को उसी समय उन्होंने उद्घाटित किया कि वेस्टर्न कल्चर सस्टेनेबल नहीं है, ये सस्टेन नहीं कर पाएगा। आज ये बात सिद्ध हो गई। आज दुनिया के बहुत सारे चिंतक इस बात को मानने लगे हैं, लेकिन गांधी ने इस मुद्दे को बहुत पहले उठा दिया था। इसलिए जब हम एक कहते हैं कि जब कोई थिंकर अपने युग के लिए बोलता है, अपने युग के कंटेक्स्ट में सोचता है, और उसकी विचारधारा जब अपने युग के लिए, अपने युग सापेक्ष होती है या युग के लिए उपयोगी होती है, तो वो महान थिंकर कहलाता है। लेकिन जब वह विचारधारा आने वाले युगों के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण रह जाती है तो वो महत्तर हो जाता है, यानी ग्रेटेस्ट। तो गांधी जी वो महत्तर लीडर हैं। उनको केवल राष्ट्रपिता शब्द कहना भी शायद उनके व्यक्तित्व और उपलब्धियों को कम करके आंकना होगा। तो आज मैं इस लेक्चर को ही समाप्त करना चाहूँगा, और आप लोग अगर हमसे हमारी बातों से अगर आप कई बातों में आप मतभेद रखते हो तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन मैंने एक पर्सपेक्टिव देने की कोशिश की है। जस्ट सच अ पर्सपेक्टिव, दिस इज नॉट द फुल एंड फाइनल पर्सपेक्टिव बट जस्ट ए पर्सपेक्टिव। तो ठीक है, किसी दूसरे लेक्चर में फिर आपसे मिलते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। करें करंट अफेयर की पूरी तैयारी मणिकांत सर के साथ। ज्वाइन करें जीएस मंथर इंटीग्रेटेड करंट अफेयर कोर्स अब यूट्यूब पर मात्र 399 रुपए के मासिक सब्सक्रिप्शन पर। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।